चन्नू टीवी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी एक बहुत ही यूनिक एनिमल के बारे में है जो अपनी फैमिली को गुलामी से बचाने के लिए एक मिस्टिकल सिटी की तलाश में जाता है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी के शुरू में हम एक बीमस नाम के सेल्समैन को देखते हैं जो एक गाँव में एनिमल्स की नीलामी कर रहा है। वो पब्लिक को बताता है कि कैसे ये एनिमल काम तो बहुत करते हैं लेकिन इनमें दिमाग बिल्कुल नहीं होता और इसीलिए वो आज उनके लिए कुछ खास एनिमल्स लाया है। यहाँ उसके साथ ही शैंक और ओली कुछ थोरीफेंट्स को स्टेज पर लाते हैं जो देखने में हॉर्स और एलिफेंट्स का मिला जुला रूप है। वहाँ बीमस एक मोस्टली नाम के थोरीफेंट को आगे करता है और पब्लिक ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये एनिमल बोल सकते हैं। आगे वो सबको बोली लगाने को कहता है और ये देखकर मोस्टली बहुत डर जाता है। वो अपनी मॉम से इसके बारे में पूछता है लेकिन वो बेचारी उसे कुछ नहीं बता पाती। जल्दी ही मोस्टली बिक जाता है और वो लोग उसे पकड़कर उसकी फैमिली से दूर ले जाते हैं। आगे का सीन 25 साल बाद का है जहाँ हम बड़े हो चुके मोस्टली को एक फार्म पर देखते हैं। पता चलता है कि उसकी अपनी फैमिली भी है जिसमें उसकी वाइफ बेरा और एक 5 साल का बेटा रू है। मोस्टली एक साइमन नाम के आदमी का गुलाम है जो बहुत खड़ूस और गुस्से वाला है। साइमन उससे बहुत काम लेता है लेकिन अपनी फैमिली को पालने के लिए मोस्टली कभी हार नहीं मानता। एक दिन वही सेल्समैन बीमस वहाँ आता है जिसका गुलाम एक टर्पिन नाम का बूढ़ा थोरीफेंट है। मोस्टली और उसकी फैमिली टर्पिन को काफी टाइम से जानते हैं और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आगे हम बीमस को देखते हैं जो साइमन को पास ही एक जमीन खरीदने के लिए उकसाता है और बदले में उसे रू को नीलाम करने को कहता है। मोस्टली साइमन को बताता है कि वो जमीन एकदम बंजर है लेकिन गुस्से में साइमन उसे वहाँ से जाने को कहता है। आगे पता चलता है कि बेरा प्रेग्नेंट है और वो लोग आने वाले बेबी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। यही रात को रू मोस्टली को अपने साथ कहीं चलने को कहता है और बताता है कि उसने एक ऐसी जगह ढूंढी है जो बहुत अजीब है। थका वो मोस्टली मना करता है लेकिन बेरा कहती है कि उसे एक बार ये जगह देख लेनी चाहिए। चलते हुए उन्हें एक फायरफ्लाइज का ग्रुप मिलता है और वो दोनों उनके साथ साथ उस गुफा तक पहुँच जाते हैं। वहाँ मोस्टली देखता है कि दीवार पर कुछ थोरीफेंट्स की पेंटिंग बनी हुई है जो बिल्कुल इंसानों की तरह अपने हाथ पैरों का यूज कर रहे हैं। तभी उसे टर्पिन के बचपन की बताई एक बात याद आती है कि बहुत टाइम पहले सभी थोरीफेंट्स 2 पैर यानी अपराइट पोजीशन में रहते थे लेकिन इंसानों से बचने के लिए उनमें से कुछ नॉर्थ की तरफ भाग गए और बचे हुए थोरीफेंट्स को इंसानों ने गुलाम बना लिया। कुछ थोरीफेंट्स को अभी भी उम्मीद है कि एक दिन अपराइट्स उन्हें बचाने आएंगे लेकिन कुछ को लगता है कि वो हमें पूरी तरह भूल चुके हैं। मोस्टली को ये बातें बस कहानियों जैसी लगती हैं और वो रू को लेकर वापस घर आ जाता है। वो बेरा को भी समझाता है कि उसे रू के दिमाग में ऐसी बातें नहीं डालनी चाहिए और तभी उसे बाहर से बीमर्स और साइमन की आवाज आती है। वो देखते हैं कि साइमन नई बेबी के आने के बाद रू को बेचने के लिए तैयार हो गया है। बेरा मोस्टली से जल्दी से कुछ करने को कहती है और बताती है कि उसे यकीन है कि अपराइट्स ही उनकी मदद कर सकते हैं। मोस्टली कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। अगले दिन साइमन उस नई फील्ड को प्लो करने लगता है लेकिन जमीन पथरीली होने के कारण हल आगे नहीं जा पाता। वो मोस्टली को पुश करता है लेकिन चेन टूटने से हल टूट जाता है और मोस्टली गिर पड़ता है। साइमन को बीमस पर बहुत गुस्सा आता है और इधर मोस्टली भी ठान लेता है कि वो अपनी फैमिली को इस लाइफ से आजाद करा के रहेगा। वो रू को समझाता है कि वो अपराइट्स को ढूंढने जा रहा है और पीछे से उसे अपनी मोम का ध्यान रखना होगा। वो जंगल में उस गुफा की ओर भागता है और साइमन और उसके साथी उसे नहीं ढूंढ पाते। गुस्से में साइमन वापस आकर उनके शेड को लॉक कर देता है ताकि बेरा और रू वहाँ से ना भाग पाए। बीमस उसे बताता है कि उसके पास एक ऐसा आदमी है जो मोस्टली को ढूंढकर वापस ला सकता है और वो शहर से खतरनाक हंटर वॉरफील्ड को उसके पास लाता है। रू समझ जाता है कि हंटर से उसके डैड को खतरा है और वो किसी तरह बाहर निकलकर उसे रोकने जाता है लेकिन टर्पिन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे फिलहाल अपनी मॉम का ध्यान रखना चाहिए। वॉरफील्ड भी जंगल की ओर जाता है और बीमस शैंक और ओली को छुप कर उसके पीछे भेजता है ताकि थोड़ी फेंट को पकड़ने का तरीका जान सके। इधर मोस्टली गुफा में आगे बढ़ता है लेकिन एक ट्रैप में फंसकर गड्ढे में गिर जाता है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ वॉरफील्ड आ जाता है और वो समझ जाता है कि ये गुफा और पेंटिंग असल में उसी का ट्रैप था। शैंक और ओली भी गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ उनका सामना वॉरफील्ड से होता है और उससे बचकर भागते हुए ओली भी गड्ढे में गिर जाता है। मोस्टली ओली का सहारा लेकर किसी तरह बाहर निकल आता है और वॉरफील्ड से बचकर अंदर की तरफ भाग जाता है। वो एक वाटरफॉल के पास आता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन देखता है कि वॉरफील्ड अभी भी उसके पीछे है
है। आगे हम देखते हैं कि कैसे एक जगह और ऊपर चढ़ते हुए वो फिसल कर नीचे गिर जाता है, लेकिन वॉरफील्ड उसे ढूंढने वहाँ भी आ जाता है। आग खुलने पर मोस्टली खुद को वाटरफॉल के पीछे बने एक कैसल में पाता है। वो देखता है कि ये पूरा खाली है, लेकिन पता चलता है कि कोई छुपकर उसे देख रहा है। थोड़ा आगे जाने पर वो कुछ अपराइट्स को देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो सारी कहानियां असल में सच थी। वो अपराइट्स भी उसे देख लेते हैं और पता चलता है कि इनके नाम वार्नी, डेवर और गैलिन हैं। डेवर उसे बताता है कि कैसे उन्हें पता ही नहीं था कि उसके जैसे और भी थोरीफेंट्स अभी जिंदा हैं। मोस्टली उनसे यहाँ आने का रीजन पूछता है और वार्नी बताता है कि कैसे गैलिन ने सपने में कुछ फायरफ्लाइज को देखा था और उन्हीं को ढूंढते हुए वो यहाँ पहुँचे हैं। आगे मोस्टली उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है और कहता है कि उन्हें अपनी आर्मी के साथ यहाँ आकर इंसानों से उनकी रक्षा करनी होगी। उसकी ऐसी हालत देखकर वो मान जाते हैं और उसे अपनी सिटी तक ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में जाते हुए मोस्टली को हाथों की इम्पोर्टेंस का पता चलता है, जिससे वो काफी सारे काम बहुत इजीली कर सकते हैं। इधर एक सीन में हम वॉरफील्ड को देखते हैं, जो मोस्टली का पीछा करते हुए उसी कैसल में आ पहुंचा है। मोस्टली भी अपराइट्स के साथ एक जंगल के सामने आता है, जिसे ये लोग द ग्रेट ऑर्चर्ड कहते हैं। वार्नी उसे बताता है कि हमारी सिटी ठीक इस जंगल के पीछे है, लेकिन श्रापित होने के कारण वो इसे डायरेक्टली पार नहीं कर सकते। वो कहता है कि इस जंगल में थोरीफेंट्स का एक बहुत पवित्र पेड़ है, जिसकी रक्षा एक गार्डियन करता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे वो हमसे नाराज हो गया और तब से अगर कोई भी थोरीफेंट अंदर जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। तभी मोस्टली को जंगल के नीचे एक गुफा दिखती है और वो उन सबको उसके थ्रू वहाँ से निकलने को कहता है। इस तरह उन्हें जंगल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा और उनका टाइम भी बच जाएगा। वो लोग मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ पेड़ धंसने लगते हैं और वो बड़ी मुश्किलों से खुद को बचाकर वापस बाहर आते हैं। इस बार वो लंबे रास्ते से आगे जाते हैं और रात बिताने के लिए खंडर में रुक जाते हैं। आगे हम रू को देखते हैं, जो अपनी मोम का ध्यान रखने के साथ साथ काम करना भी सीख रहा है। टर्पिन भी उसकी मदद करता है और कहता है कि जब तक मोस्टली नहीं आता वो उनका ध्यान रखेगा। इधर जंगल में वो तीनों गैलिन को कुछ फायरफ्लाइज के पीछे जाते हुए देखते हैं और वो तीनों उसे रोकने जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वॉरफील्ड भी उन तक पहुंच गया है और तब मोस्टली बताता है कि कैसे वो काफी टाइम से उसके पीछे लगा हुआ है। यहाँ गैलिन मोस्टली को फायरफ्लाइज पर भरोसा रखने को कहता है और वो दोनों उनके साथ खाई में कूद जाते हैं। वार्नी और डेवर को लगता है कि शायद वो मारे गए हैं, लेकिन तभी वो दोनों को फायरफ्लाइज पर उड़ते हुए देखते हैं। वो भी ऐसा ही करते हैं और जल्दी ही वो चारों उड़ते हुए वॉरफील्ड से दूर निकल जाते हैं। आगे वो लोग उस सिटी तक आते हैं और मोस्टली एक्साइटमेंट में भागकर अंदर चला जाता है। वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि वहाँ थोरीफेंट्स बिल्कुल इंसानों जैसे रह रहे हैं और उसे यकीन हो जाता है कि अब वो अपनी फैमिली को बचा सकता है। लेकिन उसकी एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि वो देखता है कि पूरी सिटी में सिर्फ बूढ़े थोरीफेंट ही रह रहे हैं। तभी वार्नी वहाँ आता है और उसे बताता है कि यहाँ कोई आर्मी नहीं है। वो कहता है कि ऑर्चर्ड के श्राप के कारण पिछले 100 सालों से यहाँ कोई पैदा नहीं हुआ और ये सारे लोग बस अपनी जिंदगी के आखिरी पल जी रहे हैं। मोस्टली उदास होकर वापस अपनी फैमिली के पास जाने लगता है, लेकिन वार्नी उसे एक दिन और रुकने की रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि हम भी तुम्हारी फैमिली के जैसे हैं और हमारी क्वीन भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। इधर फार्म पर पता चलता है कि बीमस के पास टर्पिन के लिए अच्छा सौदा आया है और वो उसे बेचने के लिए अपने साथ ले जाता है। रू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन टर्पिन उसे यकीन दिलाता है कि उसके डैड जल्दी ही लौट आएंगे और तब तक उसे उनके जैसे ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा। बीमस भी कहता है कि वो जल्दी वापस आएगा ताकि नया बेबी आने के बाद वो रू को अपने साथ ले जा सके। जल्दी ही वो दिन आ जाता है और साइमन की मदद से बेला एक बेबी को जन्म देती है। उधर सिटी में मोस्टली क्वीन से मिलता है और देखता है कि उसका महल ठीक ऑर्चर्ड के पीछे बना हुआ है। क्वीन उसे कहती है कि पहले तो वो उसकी मदद को नहीं आ सके, लेकिन अब वो कैसे भी करके उसका साथ जरूर देंगे। ये सुनते ही वहाँ सभी अपराइट्स उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली उन्हें मना कर देता है। तभी एक घबराया हुआ थोरीफेंट वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि कोई इंसान उनकी सिटी की तरफ आ रहा है। पता चलता है कि वॉरफील्ड है जो उनका पीछा करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा। वो लोग उसे डराकर वापस जाने को कहते हैं, लेकिन जवाब में वॉरफील्ड अपने तीर से गैलिन को मार डालता है। वो घायल गैलिन को महल में लाते हैं, जहाँ मरने से पहले वो मोस्टली को फायरफ्लाइज का पीछा करने को कहता है। तभी मोस्टली की नजर थ्रोन के ऊपर फायरफ्लाइज पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। वो सबको छुपने को कहता है ताकि वॉरफील्ड को अपने पीछे लगाकर उसे उस हॉन्टेड जंगल में ले जाए। यहाँ क्वीन उसे उस पवित्र पेड़ के बारे में बताती है और कहती है कि अगर वो उसका फल तोड़कर खा ले तो ऑर्चर्ड का श्राप टूट जाएगा, लेकिन वो उसे पेड़ के गार्डियन से बचने को कहती है क्योंकि उसे वहाँ किसी का आना पसंद नहीं है। इधर प्लान के अकॉर्डिंग मोस्टली वॉरफील्ड को जंगल में ले आता है ताकि उसे बाकी थोरीफेंट से दूर रख सके। भागते हुए उसे एक बार फिर वही फायरफ्लाइज दिखती हैं और वो उनका पीछा करने लगता है। आगे उसे वो पवित्र पेड़ दिखता है, लेकिन इससे पहले वो उसके पास जा सके वॉरफील्ड एक तीर से उसे घायल कर देता
है। मोस्टली भी समझ जाता है कि अब उसका मुकाबला करने के अलावा कोई चारा नहीं है और वो उससे भिड़ जाता है। वॉरफील्ड उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता और जल्दी ही मोस्टली उसे चित कर देता है। उसे फिर से फायरफ्लाइज दिखती हैं जो उसे पेड़ की तरफ बुला रही हैं और वो तेजी से उस तरफ भागने लगता है। वो थोड़ा ही आगे जाता है कि वॉरफील्ड फिर से उस पर हमला करता है और इस बार मोस्टली की हिम्मत जवाब देने लगती है। वॉरफील्ड फाइनली उसे खत्म करने की सोचता है, लेकिन तभी वो फायरफ्लाइज एक योद्धा का रूप लेकर उसे रोक लेती हैं। फिर वो घायल मोस्टली को उठाकर गायब हो जाती हैं और वॉरफील्ड हमेशा के लिए जंगल में कैद हो जाता है। महल में सभी को लगता है कि शायद मोस्टली मारा गया है और तभी वो फायरफ्लाइज को उसे वहाँ लाते हुए देखते हैं। उनके मैजिक से मोस्टली के सभी घाव भर जाते हैं और वो भी समझ जाता है कि ये फायरफ्लाइज ही असल में गार्डियन है जो पवित्र पेड़ की रक्षा करता है। उसे याद आता है कि कैसे शुरू से ही वो उसे गाइड कर रही थी ताकि वो यहाँ आकर ये श्राप तोड़ सके और जाने से पहले गार्डियन उसे पवित्र पेड़ के फल भी देता है। इधर फार्म पर हम रू को देखते हैं जो अपनी मोम और छोटी बहन रोसी को अलविदा बोल रहा है। पता चलता है कि साइमन ने उसे बेमस के हवाले कर दिया है जो उसे लेकर बेचने जा रहा है। बेरा ये देखकर बहुत दुखी होती है और तभी उसे सामने से एक विशाल साया आते हुए दिखता है। साइमन भी उसे देखता है और पता चलता है कि ये तो मोस्टली है जो बिल्कुल इंसानों जैसा बन चुका है। वो उसे अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन साइमन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता और तब मोस्टली उसे अपना नया रूप दिखाता है। रू भी बेमस से खुद को छुड़ा लेता है और भागकर अपने डैड के पास जाता है। तभी मोस्टली की नजर रोजी पर पड़ती है और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। आगे वो उन्हें पवित्र पेड़ के फल खिलाता है जिसे खाते ही वो सब भी अपराइट्स बन जाते हैं। रू भी फाइनली वो रूप पा लेता है जैसा वो हमेशा से बनना चाहता था। एंड सीन में हम देखते हैं कि मोस्टली अपनी फैमिली के साथ अपराइट सिटी में रहने चला जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
subscribe